हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार और क्रैश कोर्स में पिछले लेक्चर में हमने एनिमल किंगडम को डिस्कस किया था और उसके साथ आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हो गई थी। अगली यूनिट हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी यहाँ पर स्टार्ट की है, क्योंकि मैंने एक पोल यूट्यूब पे कराया था और वहाँ पर ज़्यादातर बच्चे ह्यूमन फिजियोलॉजी चाहते थे, इसलिए हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो लेक्चर मैंने अभी अपलोड किया, आज शाम को हम 5 बजे इसी चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। बेटा पहले आप ये जान लीजिए कि जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है इसमें चैप्टर का नंबर है 7 चैप्टर हैं और नीट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी यूनिट से पूछे जाते हैं। यानी आप ये मान के चलिए कि 14 से लेके 17 क्वेश्चन हर साल नीट में इस यूनिट से पूछे जाते हैं। तो ये यूनिट आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, इस यूनिट में 7 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। अब बेटा इन 7 चैप्टर को 7 दिनों में हम डिस्कस करेंगे। आज हम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी की हर यूनिट में एक साइंटिस्ट का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। जैसे यूनिट 1 आपको मैंने पढ़ाई डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, वहाँ पर आपने अर्नेस्ट मायर के बारे में पढ़ा। इस यूनिट में जो साइंटिस्ट आपको दिए गए हैं ये अल्फांसो कॉर्टी हैं, तो इनके बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। अल्फांसो कॉर्टी इटालियन एनाटॉमिस्ट थे जिनका जन्म 1822 में हुआ। अल्फांसो कॉर्टी की अगर हम बात करें तो इनका जो साइंटिफिक कैरियर है इसकी शुरुआत हुई कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल पे स्टडी करने से। यानी इनका जो वैज्ञानिक कैरियर था वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल से शुरू हुआ, लेकिन बाद में इनका जो ध्यान है ये गया मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम की तरफ। इन्होंने मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम की तरफ काम करना शुरू किया और 1851 में इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया जिसपे इन्होंने डिस्क्राइब किया बैसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाने वाले एक स्ट्रक्चर के बारे में। बैसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर, ये बैसिलर मेम्ब्रेन कॉक्लिया का पार्ट होती है और ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टी नाम का स्ट्रक्चर बैसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है। और ये जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है ये, इसके अंदर हेयर सेल पाई जाती हैं जो साउंड वाइब्रेशन को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करती हैं। इनकी डेथ हुई 1888 में। तो बेटा शाम को जब हम लाइव सेशन में इसके क्वेश्चन करेंगे तो आप ध्यान जरूर रखिएगा। देखिए बहुत ज़्यादा पॉइंट एनसीईआरटी ने नहीं दिए, लेकिन जितने पॉइंट आपको दिए गए हैं उतने पॉइंट आपको याद करने होंगे। तो बेटा हम चैप्टर 16 की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर है ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इस चैप्टर में दो मुख्य बातें हमें समझनी है कि खाना कैसे पचता है और उसे कैसे अवशोषित किया जाता है, यानी डाइजेशन कैसे होता है और एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर कई सारे टॉपिक हैं जो आप देख लीजिए क्या क्या हमें पढ़ना है। हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है, हमें फूड के डाइजेशन के बारे में पढ़ना है, हमें डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन को पढ़ना है और डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर को पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं फूड के बारे में, क्योंकि फूड का डाइजेशन होना है तो पहले फूड जान लेते हैं क्या है। फूड की बात करें तो फूड बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये ह्यूमन की बेसिक रिक्वायरमेंट है, मूलभूत ज़रूरत है। देखिए हमारी 3 मूलभूत ज़रूरतें हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट है। फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, यानी रोटी, कपड़ा, मकान, ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब हमारा जो खाना होता है उसमें जो मेजर कंपोनेंट होते हैं ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा विटामिन और जो मिनरल होते हैं ये स्मॉल क्वांटिटीज़ में रिक्वायर्ड होते हैं, तो इन्हें माइनर कंपोनेंट आप कह सकते हैं। खाने से हमें मिलता क्या है? खाना हमें एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है हर काम को करने के लिए, और साथ ही फूड से हमें ऑर्गेनिक मटेरियल मिलते हैं जो ग्रोथ और रिपेयर ऑफ टिश्यू के लिए ज़रूरी होते हैं। बेटा जो पानी हम पीते हैं खाने के साथ में, ये पानी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिक प्रोसेस में, और साथ ही साथ ये हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाने का भी काम करता है। अब हमारे खाने में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट हैं ये ज़्यादातर बायो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं। बेटा मैक्रो मॉलिक्यूल उन्हें कहा जाता है
जिनका साइज काफ़ी बड़ा होता है। आप ऐसे समझिए जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से ज़्यादा होता है, उन्हें बायोमैक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं। बायोमैक्रोमॉलिक्यूल हमारी बॉडी में सीधे यूटिलाइज नहीं हो सकते हैं और इसलिए इन्हें छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना होता है, इन्हें सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना होता है। और जो बायोमैक्रोमॉलिक्यूल है इन्हें सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर किया जाता है। तो अब डाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? डाइजेशन का मतलब है कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही डाइजेशन कहलाता है। और डाइजेशन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा किया जाता है मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड के द्वारा। देखिए, मैकेनिकल मेथड की बेटा बात करें तो मैकेनिकल मेथड का मतलब होता है जैसे खाने को हम चबाते हैं जब अपने दांत से, तो चबाना एक मैकेनिकल प्रोसेस है। और जब एंजाइम का एक्शन होता है फूड के ऊपर तो उसे बायोकेमिकल मेथड कहा जाता है। तो डाइजेशन में दोनों स्टेप होते हैं, मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल। अब जैसे यहाँ पर डेफिनेशन में कहा गया कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो जैसे हमने रोटी खाई तो रोटी में स्टार्च है जो कि एक मैक्रोमोलिक्यूल है। अब स्टार्च को सिंपल फॉर्म में यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट करना ही डाइजेशन कहलाएगा। हम दाल खाते हैं, दाल में प्रोटीन है, प्रोटीन एक मैक्रोमोलिक्यूल है और प्रोटीन की सिंपल फॉर्म अमीनो एसिड है, तो प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना ही डाइजेशन कहलाता है। तो चलिए सबसे पहले डाइजेशन की साइट की बात करते हैं। डाइजेशन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो पहले हम यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके दो पार्ट होते हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल जिसे आहार नाल कहते हैं और दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड होती हैं जिसमें सिलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियाज आते हैं। पहले हम यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है ये माउथ से शुरू होती है और एनस तक प्रेजेंट होती है, यानी माउथ से लेके एनस तक एक पूरी पाइप है जिसी को एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जाना जाता है। और चूंकि दो ओपनिंग है इसलिए इसे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। अभी चैप्टर 4 जो आपने एनिमल किंगडम पढ़ा था उसमें मैंने ये बात आपको बताई थी। अब जो माउथ है ये ओपन करता है बक्कल कैविटी में, माउथ लीड इनटू द बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी से कहा जाता है। अब जो बक्कल कैविटी है या ओरल कैविटी, इसमें तीत पाए जाते हैं और एक मस्कुलर टंग पाई जाती है, मसल की बनी हुई टंग है और तीत प्रेजेंट होते हैं। हर एक दांत एम्बेडेड होता है, धसा होता है सॉकेट ऑफ जॉ बोन में और इस सॉकेट को कहा जाता है एल्वेओलस। इसे एल्वेओलस का नाम दिया जाता है, प्लूरल फॉर्म में एल्वेओलाई कहा जाता है। तो हमारे तीत जॉ बोन के सॉकेट में पाए जाते हैं और जो जॉ बोन है जैसे लोअर जॉ बोन की बात करें उसे मैंडिबल कहा जाता है। तो हमारे दांत जॉ बोन के बने सॉकेट में धसे होते हैं। इस टाइप के अटैचमेंट को थीकोडॉन्ट कहा जाता है। ज़्यादातर मैमल की अगर हम बात करें जिसमें ह्यूमन भी आ जाते हैं, इनमें दांत के दो सेट लाइफ टाइम में पाए जाते हैं। एक सेट जो बचपन में निकलता है जिसे टेम्पोरेरी मिल्क या डेसिडुअस टीथ कहते हैं, ये निकलते हैं और टूट के गिर जाते हैं और इनको रिप्लेस किया जाता है परमानेंट और एडल्ट टीथ के द्वारा। हमारे दांत चूंकि जिंदगी में 2 बार निकलते हैं, इस कंडीशन को कहा जाता है डाइफाइडॉन्ट कंडीशन। तो पहले बार जो दांत निकलते हैं उन्हें टेम्पोरेरी या दूध के दांत कहा जाता है और जो दोबारा निकलते हैं उन्हें एडल्ट टीथ के नाम से जाना जाता है। अब एक एडल्ट ह्यूमन की अगर हम बात करते हैं तो एडल्ट ह्यूमन में 32 परमानेंट टीथ होते हैं। हमारे जो परमानेंट टीथ होते हैं उनका नंबर 32 होता है। आप सभी लोग जानते हैं हमारे पास 32 दांत हैं जो 4 अलग अलग तरह के होते हैं, जिसमें आप कहते हैं इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 तरह के दांत हमारे पास पाए जाते हैं। 4 अलग अलग तरह के दांतों का पाया जाना हेट्रोडॉन्ट डेंटिशन कहा जाता है। तो बेटा हमारे पास 3 कंडीशन है, एक है थीकोडॉन्ट, दूसरी है डाइफाइडॉन्ट, तीसरी हेट्रोडॉन्ट डेंटिशन। और ये जो अरेंजमेंट है दांतों का, ईच हाफ ऑफ द अपर जा एंड हाफ ऑफ लोअर जा इन ऑर्डर ऑफ इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर इज रिप्रेजेंटेड बाय डेंटल फार्मूला। और ह्यूमन के लिए डेंटल फार्मूला है 2123/2123। कहने का मतलब ये है कि हमारे डेंटल फार्मूला का मतलब क्या है, हाफ अपर जा और हाफ लोअर जा में जो टीथ का अरेंजमेंट होता है इसी को डेंटल फार्मूले के नाम से जाना जाता है। अब हमारे टीथ के ऊपर जो हार्ड चीविंग सरफेस होती है ये
इनेमल के द्वारा बनी होती है, और इनेमल वर्टिब्रेट या हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, और ये इनेमल खाने को चबाने में यानी मैस्टिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टंग की अगर बात की जाए तो टंग एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है जो कि बक्कल कैविटी के फ्लोर से अटैच होता है फ्रेनुलम नाम के स्ट्रक्चर के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, टंग बक्कल कैविटी के फ्लोर से अटैच है फ्रेनुलम नाम के स्ट्रक्चर के द्वारा। अब टंग की जो अपर सरफेस होती है, उस अपर सरफेस के ऊपर छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं जिन्हें पैपिली कहा जाता है, और कुछ पैपिली ऐसे होते हैं जिनमें टेस्ट बड भी प्रेजेंट होते हैं, और टेस्ट बड से हमें टेस्ट का स्वाद का अनुभव होता है। तो बक्कल कैविटी में बेटा दो स्ट्रक्चर आपने देखे, टीथ और टंग। माउथ बक्कल कैविटी में ओपन करता है, और जो बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी ओपन करती है फेरिंग्स में, शॉर्ट फेरिंग्स में, और जो फेरिंग्स है दिस इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये फूड और एयर का कॉमन पैसेज है। अब अगर हम फेरिंग्स की बात करें तो फेरिंग्स के अंदर दो स्ट्रक्चर ओपन करते हैं, एक ईसोफेगस है और दूसरा ट्रैकिया जिसे विंड पाइप कहा जाता है। ईसोफेगस को फूड पाइप कहते हैं। तो ईसोफेगस और ट्रैकिया दोनों फेरिंग्स के अंदर ओपन करते हैं। अब जो ट्रैकिया है या विंड पाइप है, इसकी ओपनिंग को ग्लॉटिस के नाम से जाना जाता है। जो ग्लॉटिस है दैट इज ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप, और इस ग्लॉटिस के ऊपर एक कार्टिलेज का बना हुआ फ्लैप यानी ढक्कन है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। और ये जो एपिग्लॉटिस है, ये ग्लॉटिस के अंदर फूड की एंट्री को रोकने का काम करती है। जब हम खाने को निगलते हैं उस समय खाना ट्रैकिया या विंड पाइप में ना चला जाए, इसलिए एपिग्लॉटिस नाम का फ्लैप है जो ट्रैकिया की ओपनिंग यानी ग्लॉटिस को बंद कर देता है ताकि खाना इसोफेगस में जाए। ये बात आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी आप देखते हैं कि आप खाना खाते समय आपसे कहा जाता है कि बात मत करिए, लेकिन खाना खाते समय अगर बात आप करेंगे तो एपिग्लॉटिस ओपन हो जाएगा, और खाने के एक दो टुकड़े अगर ट्रैकिया में चले जाते हैं तो आप देखते हैं तुरंत खांसी आने लगती है और पर्सन की हालत एकदम खराब हो जाती है। तो इसीलिए आपसे कहा जाता है कि खाना खाते समय आप बात ना करें, वरना जो एपिग्लॉटिस है ये ओपन हो जाएगा और खाने के पार्टिकल अगर ट्रैकिया में चले जाएंगे तो इससे काफ़ी समस्या होगी। ईसोफेगस की बेटा बात करें तो ये थिन लॉन्ग ट्यूब है। ट्रैकिया के बारे में अगले चैप्टर में हम पढ़ लेंगे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में। अभी हम ईसोफेगस को पढ़ रहे हैं। तो ईसोफेगस एक थिन लॉन्ग ट्यूब है जो कि पोस्टीरियरली पाई जाती है ट्रैकिया के। ट्रैकिया आगे की तरफ होता है इंटीरियरली, और इसोफेगस पीछे की तरफ होता है। और ये इसोफेगस नेक से पास होता है, थोरैक्सिक रीजन से पास होता है, डायफ्राम को पियर्स करते हुए, और ये ओपन करता है जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर में जो कि एक्चुअली स्टमक है। स्टमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ये आप जरूर यहाँ पर ध्यान रखेंगे। बेटा जहाँ पर इसोफेगस स्टमक में ओपन होता है वहाँ पर एक मसल का बना हुआ स्फिंक्टर पाया जाता है जिसे गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर के नाम से जाना जाता है, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। और ये इसोफेगस की ओपनिंग को स्टमक में रेगुलेट करने का काम करता है। इसोफेगस की ओपनिंग को स्टमक में रेगुलेट करने का काम करता है। अब स्टमक की अगर हम बात करते हैं तो स्टमक की जो लोकेशन है, स्टमक लोकेटेड होता है अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, हैज 4 मेजर पार्ट। बेटा देखिए चैप्टर में कई सारे चेंजेस किए गए हैं। पहले एनसीईआरटी ने 3 पार्ट बताए थे स्टमक के, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, लेकिन अब एनसीईआरटी ने चेंज किया है और स्टमक के 4 पार्ट बताए हैं। एक कार्डियक पोर्शन है जिसमें इसोफेगस ओपन होता है, एक फंडिक रीजन है, एक बॉडी रीजन है जो बढ़ाया गया मेन सेंट्रल रीजन, और एक पाइलोरिक रीजन है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में ओपन करता है जिसका नाम डियोडिनम होता है। तो अब जरा यहाँ पर फिगर भी जरा आप देख लेंगे। अगर स्टमक की आप बात करें तो स्टमक के 4 पार्ट यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। ये इसोफेगस जिस पार्ट में ओपन कर रहा है वो कार्डियक पार्ट है, ये फंडस हो गया, फंडिक कहते हैं, ये बॉडी पार्ट है, ये बढ़ाया गया एनसीईआरटी में, और ये पाइलोरिक या पाइलोरस रीजन है और ये डियोडिनम में जाके ओपन कर जाता है। इसी तरह तीत की अगर हम बात करते हैं तो बेटा ये फिगर भी आपको पता होना चाहिए और तीत पहचान में भी आपको आने चाहिए। बेटा जो 1 नंबर आपको लिख के बताया गया ये इंसाइजर को रिप्रेजेंट करता है,
यहाँ पर जो 3 आपको लिख के दिखाई गया ये कैनाइन को रिप्रेजेंट करता है, जो 4 लिखा है ये प्रीमोलर को रिप्रेजेंट करता है, और जो 6 लिखा है ये मोलर को रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा ये तीर्थ आपको पहचान में आने चाहिए। शाम को जब हम लाइव सेशन में क्वेश्चन करेंगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आप ज़रूर रिवाइज करिएगा तो आपको अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। साथ ही साथ यहाँ पर फिगर में आपको ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया गया है। तो इस फिगर में भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि स्टमक कहाँ पे है, लीवर की पोजीशन क्या है, ड्यूडेनम कहाँ पे है, कोलन के जो पार्ट आपको बताया गया उसमें सिग्मॉइड कोलन बढ़ाया गया है। तो ये सारी चीज़ें बेटा आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि इस समय हम बेटा पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। तो एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेके एनस तक की एक ट्यूब है, और इस ट्यूब में आपने देखा कि माउथ बक्कल कैविटी में ओपन करती है, जो बक्कल कैविटी है ये फेरिंग्स में ओपन करती है, जो फेरिंग्स है ये इसोफेगस में ओपन हुआ, और इसोफेगस स्टमक में ओपन हुआ। अब स्टमक का जो आखिरी पार्ट है पाइलोरिक पार्ट, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में ओपन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 रीजन होते हैं। एक यहाँ पर सी शेप डियोडिनम होता है। अब देखिए जो स्टमक है वो जे शेप का है, ड्यूडेनम सी शेप का है। ए लॉन्ग कॉइल मिडिल पोर्शन जेजुनम है, और एक हाईली कॉइल्ड इलियम होता है। तो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम 3 पार्ट यहाँ पर हैं। स्टमक डियोडेनम रीजन में जब ओपन करता है तो यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहा जाता है। तो स्टमक के पहले और बाद में एक एक स्फिंक्टर मौजूद है। स्टमक और इसोफेगस के बीच में गैस्ट्रोइसोफेजियल, और स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पाइलोरिक स्फिंक्टर पाया जाता है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट यानी इलियम है ये ओपन करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। एक होता है यहाँ पर सीकम, दूसरा कोलन और तीसरा रेक्टम। सीकम की अगर बात करें तो एनसीईआरटी ने इसके लिए लिखा है सीकम इज ए स्मॉल ब्लाइंड सैक। बहुत खास बात है, और इसमें कुछ सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। साथ ही साथ इस सीकम के ऊपर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है, नैरो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है, जिसे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स के नाम से जाना जाता है। और ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। बेटा वेस्टिजियल ऑर्गन उन्हें कहा जाता है जो हमारे पूर्वजों में, एंसेस्टर में फंक्शनल थे, लेकिन हम लोगों में नॉन फंक्शनल हो गए। अब सीकम ओपन करता है अगले पार्ट में जिसे कोलन कहा जाता है, और कोलन 4 पार्ट में डिवाइड है। अब ये पॉइंट चेंज किया गया एनसीईआरटी में। पहले कोलन के 3 पार्ट दिए गए थे, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग, लेकिन अब 4 पार्ट हैं। असेंडिंग पार्ट पहला है, दूसरा ट्रांसवर्स है, तीसरा डिसेंडिंग है, और चौथा सिग्मॉइड कोलन हो जाएगा यहाँ पर। अब एनसीईआरटी ने थोड़ी सी गलती यहाँ पर कर दी। यहाँ पर लिखा है कि डिसेंडिंग पार्ट ओपन इनटू रेक्टम, जबकि होना चाहिए था सिग्मॉइड पार्ट ओपन इनटू द रेक्टम रीजन, और जो रेक्टम है ये बॉडी के बाहर ओपन करता है एनस के द्वारा, और एनस आपके जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका लास्ट पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ा। अब बेटा हम पढ़ेंगे वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल है इसको जरा समझेंगे यहाँ पर, यानी उसकी जो दीवार है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। एलिमेंट्री कैनाल की वॉल ईसोफेगस से लेके रेक्टम तक, ये ध्यान दीजिएगा, ईसोफेगस से लेके रेक्टम तक की जो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल है उसमें 4 लेयर पाई जाती हैं। बाहर से अगर चलेंगे तो इनके नाम सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा है, चारों लेयर के नाम। बेटा एनसीईआरटी में कोई भी सीक्वेंस जब आप याद करोगे तो हमेशा आउटर से इनर, बाहर से अंदर की तरफ याद करोगे, क्योंकि 300 करीब सीक्वेंस हैं। और अगर आपने कुछ सीक्वेंस को इनर टू आउटर याद कर लिया, कुछ को आउटर टू इनर याद कर लिया, तो एग्जाम में आप भूल जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए सारे सीक्वेंस आउटर से इनर साइड में आप याद करेंगे। अब यहाँ पर जो सिरोसा है ये आउटर मोस्ट लेयर है जो कि बनी होती है थिन मीजोथीलियम के द्वारा। मीजोथीलियम कोई नई चीज नहीं, ये एक्चुअली एपिथीलियम है जो विसरल ऑर्गन में पाई जाती है। विसरल ऑर्गन कहा जाता है इंटरनल ऑर्गन को, और साथ ही कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो सिरोसा मेसोथेलियम यानी एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। दूसरी जो लेयर है मस्कुलरिस, ये स्मूथ मसल से बनी होती है और इसमें ज्यादातर दो लेयर हैं, क्योंकि अगर स्टमक में हम चलेंगे तो वहां पर 3 लेयर आपको मिल जाएंगी। तो इसमें जो इनर लेयर है वो सर्कुलर है और आउटर जो लेयर है
वो लॉन्गिट्यूडिनल लेयर होती है। लेकिन अगर हम स्टमक की बात करें तो वहाँ पर एक ऑब्लिक मसल लेयर प्रेजेंट होती है। यहाँ पर एनसीईआरटी ने लिखा कुछ रीजन में, तो कुछ रीजन का मतलब यहाँ पर स्टमक रीजन से है। तो ऑब्लिक मसल लेयर पाई जाती है स्टमक रीजन में, स्मूथ और सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर के अलावा। तीसरी लेयर बेटा यहाँ पर सब म्यूकोशल लेयर है, जो कि बनी होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। और इस सब म्यूकोसल लेयर में नर्व पाई जाती, बहुत खास बात है, ब्लड और लिम्फ वेसल पाई जाती हैं। यहाँ लिम्फ वेसल हैं, ब्लड वेसल हैं। इन लिम्फ वेसल के लिए लैक्टियल नाम का टर्म यूज किया जाता है। अगर हम बात करते हैं ड्यूडिनम रीजन के बारे में, तो ड्यूडिनम रीजन में सब म्यूकोसा में ग्लैंड भी पाई जाती, इन्हें सब म्यूकोसल ग्लैंड या ब्रूनर ग्लैंड या ड्यूडिनल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं सबसे इनरमोस्ट लेयर के बारे में। जो इनरमोस्ट लेयर है इसे म्यूकोसा कहा जाता है, और ये एलिमेंट्री कैनाल के ल्यूमेन की लाइनिंग यानी किनारा बनाने का काम करती है। और इस लेयर की अगर हम बात करते हैं यानी म्यूकोसा की अगर हम बात करते हैं, तो म्यूकोसा में इरेगुलर फोल्ड पाए जाते हैं जिन्हें रूगी कहा जाता है, और ये स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ यही म्यूकोसा लेयर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग बनाती है, जिन्हें विलाई के नाम से जाना जाता है। अब जो विलाई होती हैं, विलाई में जो सेल लाइनिंग बनाती हैं विलाई की, ये बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन बनाती हैं, और इन प्रोजेक्शन को माइक्रोविलाई के नाम से जाना जाता है। तो विलाई में जो प्रोजेक्शन पाए जाते हैं उन्हें माइक्रोविलाई के नाम से जाना जाता है। और ये जो माइक्रोविलाई होते हैं और विलाई होते हैं, ये सरफेस एरिया को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रोविलाई इन प्रोजेक्शन को कहा जाता है, और माइक्रोविलाई की वजह से जो अपीयरेंस होता है ये ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस होता है। अब ये जो विलाई और माइक्रोविलाई हैं, ये सारे मॉडिफिकेशन सरफेस एरिया को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं, जिससे एब्जॉर्प्शन आसानी से होता है। अब विलाई की अगर बात करते हैं तो विलाई में नेटवर्क पाया जाता है कैपिलरीज का, और साथ ही लार्ज लिम्फ वेसल प्रेजेंट होती है जिन्हें लैक्टियल कहा जाता है। अभी फिगर में आपको मैं दिखाऊंगा। साथ ही म्यूकोसल एपिथेलियम में गॉबलेट सेल पाई जाती हैं, और ये गॉबलेट सेल म्यूकस को सिक्रीट करती हैं। म्यूकस लुब्रिकेशन करने में मदद करता है। बेटा अभी आपने देखा था कि जो सब म्यूकोसा है वहाँ पर ड्यूडिनम रीजन में ग्लैंड पाई जाती हैं। अब अगर हम स्टमक रीजन की बात करते हैं तो स्टमक रीजन में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड म्यूकोसा के अंदर बनती हैं या म्यूकोसा ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है। साथ ही साथ ये जो म्यूकोसा रीजन है ये क्रिप्ट यानी दरार बनाता है विलाई के बेस पे, और ये क्रिप्ट इंटेस्टाइन में बनती है जिन्हें क्रिप्ट ऑफ लिबर कुहन के नाम से जाना जाता है। और ये जो 4 लेयर आपको बताई गई, इन चारों लेयर में काफ़ी मॉडिफिकेशन भी प्रेजेंट होते हैं। चलिए अब फिगर में जरा यहाँ पर देखिएगा। जो फिगर आपको दिया गया है, आप देखिए यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल है इसमें 4 लेयर आपको दिखाई गई हैं। ये फिगर भी अच्छे से आपको आना चाहिए। इसमें सिरोसा आउटर मोस्ट लेयर है, मस्कुलरिस लेयर है, सब म्यूकोसा लेयर है और म्यूकोसा लेयर है। और फिर अंदर ये जो स्पेस है इसे ल्यूमेन कहा जाता है, और इसी ल्यूमेन वाले स्पेस में ही फूड का डाइजेशन होता है। अब दूसरा फिगर जो यहाँ पर आपको दिया गया है, इसमें आपको बेटा लैक्टियल यहाँ पर आपको दिखाया गया, जो कि ऑरेंज कलर से लैक्टियल आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर कैपिलरीज आपको दिखाई दे रही हैं, आर्टरी दिखाई दे रही है, क्रिप्ट ऑफ लिबर कुहन। देखिए एक ये विलाई आपको दिखाई गई है, दूसरी ये विलाई, दोनों विलाई के बीच में ये दरार जो आपको नजर आ रही है इसी को क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है, और ये वेन आपको दिखाई गई। तो ये फिगर भी आपको पता होने चाहिए। तो बेटा यहाँ पर हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के दूसरे पार्ट के बारे में, जिसे डाइजेस्टिव ग्लैंड या एसोसिएटेड ग्लैंड कहा जाता है। चलिए बेटा एलिमेंट्री कैनाल के अब हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं, दैट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड, या इन्हें एसोसिएटेड ग्लैंड भी आप कह सकते हैं। अब जो एसोसिएटेड या डाइजेस्टिव ग्लैंड है ये 3 तरह की हैं। पहली है सिलाइवरी ग्लैंड, दूसरा लिवर और तीसरा पेनक्रियाज। इन तीनों के बारे में 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सिलाइवरी ग्लैंड की बात करते हैं। जो सिलाइवरी ग्लैंड है ये सिलाइवा सिक्रीशन करती हैं, लार को सिक्रीट करती हैं, और ह्यूमन में 3 पेयर सिलाइवरी ग्लैंड पाई जाती हैं। पहली पेयर है पैरोटिड, जो कि चीक रीजन में यानी गाल में पाई जाती हैं।
दूसरी है सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर जो कि लोअर जॉ रीजन में पाई जाती हैं। और तीसरी है सबलिंगुअल जो कि टंग के नीचे पाई जाती हैं। अब ये जो सलाइवरी ग्लैंड है ये बक्कल कैविटी के आउटसाइड बाहर पाई जाती हैं, लेकिन इनका जो सिक्रीशन है ये बक्कल कैविटी के अंदर होता है। यानी ये सलाइवरी ग्लैंड बक्कल कैविटी के बाहर सिचुएटेड होती हैं, लेकिन इनका सिक्रीशन बक्कल कैविटी के अंदर आता है। अब बात करते हैं दूसरी ग्लैंड के बारे में, दैट इज लीवर। लीवर हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है जिसका वेट 1.2 से लेके 1.5 किलोग्राम होता है एडल्ट ह्यूमन के केस में। लोकेशन की बात करें तो ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है, डायाफ्राम के जस्ट नीचे पाया जाता है और लीवर में दो लोब प्रेजेंट होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लीवर की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है इसे हेपेटिक लोब्यूल कहा जाता है और हेपेटिक लोब्यूल बना होता है हेपेटिक सेल से। और हेपेटिक सेल का अरेंजमेंट कॉर्ड यानी रस्सी के फॉर्म में होता है। हर हेपेटिक लोब्यूल कवर होता है थिन कनेक्टिव टिश्यू सीथ के द्वारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ग्लीजन्स कैप्सूल। अब जो हेपेटिक लोब्यूल की सेल हैं, हेपेटिक सेल, इनके द्वारा बाइल को सिक्रेट किया जाता है और ये बाइल हेपेटिक डक्ट से पास होता है और पहुंचता है गॉल ब्लैडर के अंदर। गॉल ब्लैडर में बाइल को स्टोर किया जाता है और कंसंट्रेट किया जाता है। गॉल ब्लैडर एक पतला सा मस्कुलर सैक यानी मसल का बना हुआ थैलीनुमा स्ट्रक्चर है। अब जो गॉल ब्लैडर की डक्ट है उसे सिस्टिक डक्ट कहा जाता है। और दूसरा यहाँ पर लीवर की डक्ट की हम बात करते हैं तो बेटा गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है सिस्टिक डक्ट है और लीवर की डक्ट हेपेटिक डक्ट है, दोनों मिलके कॉमन बाइल डक्ट का फॉर्मेशन करती हैं, कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गॉल ब्लैडर दिखाया गया है, गॉल ब्लैडर की डक्ट यहाँ पर एराइज हो रही है और ये जो डक्ट है ये लीवर से जो डक्ट आ रही हैं इन्हें हेपेटिक डक्ट कहा जाता है और ये मिलके दोनों फॉर्मेशन करती हैं कॉमन बाइल डक्ट का, इससे कॉमन बाइल डक्ट बन जाती है। अब जो कॉमन बाइल डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट, वैसे एनसीईआरटी ने यहाँ बाइल डक्ट लिखा है, कॉमन बाइल डक्ट होना चाहिए था, पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलके ड्यूडेनम में एक साथ ओपन करती हैं कॉमन हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट के रूप में। यानी कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट कॉमन हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बनाती हैं जो ड्यूडेनम में ओपन करती है और इसको एक स्फिंक्टर गार्ड करता है जिसे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के नाम से जाना जाता है। तो फिगर में भी अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर कॉमन बाइल डक्ट आपको दिखाई गई है और ये पेनक्रियाज आपको दिखाया गया, पेनक्रियाज से निकलने वाली डक्ट है यहाँ पर पेनक्रियाटिक डक्ट। दोनों जब एक दूसरे से मिलती हैं तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है कॉमन हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट का और ये ड्यूडेनम रीजन में ओपन करती है, यहाँ पर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई प्रेजेंट होता है। तीसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड यहाँ पर पेनक्रियाज है जो कि एक कंपाउंड ग्लैंड है। कंपाउंड का मतलब इसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह के पार्ट होते हैं और ये पेनक्रियाज सिचुएटेड होता है सी शेप ड्यूडेनम की लिम्ब के बीच में पाया जाता है। जो पेनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट है ये एक्सोक्राइन पोर्शन सिक्रीट करता है एल्कलाइन पेनक्रियाटिक जो जिसमें एंजाइम पाए जाते हैं और यही एंजाइम डाइजेशन में मदद करते हैं। जबकि पेनक्रियाज का जो एंडोक्राइन पोर्शन होता है ये हार्मोन को सिक्रीट करता है। दो मेन हार्मोन यहाँ से निकलते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, जिसके बारे में ह्यूमन फिजियोलॉजी के आखिरी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा यहाँ पर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड के डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन का जो प्रोसेस है ये दो तरीके से पूरा होता है, एक मैकेनिकल और एक केमिकल या बायोकेमिकल प्रोसेस। अब बेटा यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि मैकेनिकल और जो केमिकल प्रोसेस हैं डाइजेशन की, इनकी शुरुआत बक्कल कैविटी से हो जाती है। बक्कल कैविटी दो मुख्य काम करता है, एक तो मैस्टिकेशन ऑफ फूड यानी खाने को चबाने का काम, दूसरा फैसिलिटेशन ऑफ स्वैलोइंग यानी खाने को निगलने में मदद करना। जब बक्कल कैविटी में हम खाने को चबाते हैं तो उसके साथ सलाइवा मिक्स होता है और इससे खाने को हम आसानी से निगल सकते हैं। सलाइवा की मदद से जो टीथ और टंग होते हैं ये फूड को मैस्टिकेट करते हैं और मैस्टिकेट करने के बाद जो फूड है ये सलाइवा के साथ पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है। सलाइवा में जो म्यूकस पाया जाता है ये फूड को लुब्रिकेट करता है, चिकना बनाता है खाने को, और जो मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल उनको आपस में चिपका देता है।
जब सारे फूड पार्टिकल आपस में चिपक जाते हैं तो इससे बोलस का फॉर्मेशन होता है। यानी जब हम खाने को चबाते हैं तो उसके साथ सलाइवा मिक्स हो जाता है और खाने की जो लुगदी बनती है उसे बोलस के नाम से जाना जाता है। अभी जो बोलस है इससे बोलस का फॉर्मेशन बक्कल कैविटी में हुआ, अब इसे फेरिंग्स में भेज दिया जाता है और फेरिंग्स के बाद ये इसोफेगस में चला जाता है स्वेलोविंग या डिग्लूटिशन के द्वारा, जिसे आप कहते हैं खाना निगलना। तो खाना निगलने का मतलब है खाना फेरिंग से इसोफेगस में जा रहा है। अब इसोफेगस में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जिसे पेरिस्टेल्सिस कहा जाता है और पेरिस्टेल्सिस के द्वारा जो फूड है बोलस है ये इसोफेगस में नीचे की तरफ पास होता है और फिर गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर से होता हुआ खाना स्टमक के अंदर पहुंच जाता है। अब बेटा सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि डाइजेशन में कौन कौन से जूस हैं जो मदद करते हैं। एक तो सलाइवा हो गया जिसे सलाइवरी जूस भी कहा जाता है, दूसरा गैस्ट्रिक जूस हो गया, तीसरा बाइल जूस हो गया, चौथा पेनक्रियाटिक जूस हो गया और पांचवा इंटेस्टाइनल जूस हो गया। तो ये 5 जूस मिलके डाइजेशन करेंगे। डाइजेशन कहाँ कहाँ पे होगा? बक्कल कैविटी में होगा, स्टमक में होगा और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले जूस यानी सलाइवा से। सलाइवा का सिक्रीशन आप जानते हैं सलाइवरी ग्लैंड करती हैं और ये सिक्रीशन बक्कल कैविटी में आता है। सलाइवा के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट और यहाँ पर एंजाइम पाए जाते हैं सलाइवरी एमाइलेज और लाइसोजाइम एंजाइम। बक्कल कैविटी में डाइजेशन का केमिकल प्रोसेस स्टार्ट होता है हाइड्रोलिटिक एक्शन की वजह से, जो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है इसके द्वारा। तो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम है, ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है और इसके द्वारा केमिकल प्रोसेस डाइजेशन का बक्कल कैविटी में स्टार्ट हो जाता है। सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम 6.8 pH पर 30% स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है। तो करीब 30% स्टार्च जो हमारे खाने में मौजूद होता है उसे माल्टोज नाम के डाइसैकराइड में चेंज कर दिया जाता है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम के द्वारा। और ये जो स्टार्च है, जैसे आप चावल खाते हैं या रोटी खाते हैं उसमें स्टार्च मौजूद होता है, तो आपके खाने में जितना स्टार्च है उसका 30% डाइजेशन हो जाता है कहाँ पर? बक्कल कैविटी में। जो लाइसोजाइम पाया जाता है सलाइवा में ये एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट है और ये इन्फेक्शन को रोकने का काम करता है। मान लीजिए आपके खाने में कोई बैक्टीरिया मौजूद है तो जो लाइसोजाइम है ये बैक्टीरिया को किल कर देता है। अब बात करते हैं यहाँ पर स्टमक के बारे में। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं म्यूकोसा रीजन में और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं इनमें 3 मुख्य तरह की सेल पाई जाती मेजर सेल होती हैं। पहली है म्यूकस नेक्स सेल, दूसरी है पेप्टिक चीफ सेल, तीसरी है पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल। अब जो म्यूकस सेल हैं ये म्यूकस को सिक्रेट करती हैं, पेप्टिक या चीफ सेल प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन को सिक्रेट करती हैं और ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल सिक्रेट करती हैं एचसीएल को और इंट्रिंसिक फैक्टर को। इंट्रिंसिक फैक्टर की जरूरत होती है विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में। स्टमक के अंदर फूड 4 से 5 घंटे तक स्टोर रहता है। अब जब खाना स्टमक के अंदर आता है तो स्टमक में जो एसिडिक गैस्ट्रिक जूस है इसके साथ बोलस पूरी तरीके से मिक्स होता है स्टमक में जो चर्निंग मूवमेंट होते हैं इनके द्वारा। जब बोलस के साथ गैस्ट्रिक जूस मिक्स होता है तो काइम का फॉर्मेशन होता है और जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, बेटा प्रो एंजाइम का मतलब होता है इनएक्टिव एंजाइम। जब ये प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन एचसीएल के संपर्क में आता है तो ये एक्टिव एंजाइम पेप्सिन में चेंज हो जाता है और ये पेप्सिन प्रोटियोलिटिक एंजाइम है स्टमक का। प्रोटियोलिटिक उसे कहते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब ये पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पेप्टोन और प्रोटियोजेज में। पेप्टोन और प्रोटियोजेज पेप्टाइड होते हैं। साथ ही साथ जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयन पाए जाते हैं ये लुब्रिकेशन में रोल प्ले करते हैं और साथ ही जो स्टमक की म्यूकोसल एपिथेलियम है या म्यूकोसा है उसे प्रोटेक्ट करते हैं एक्सकोरिएशन से। एक्सकोरिएशन मतलब छिलने से, क्योंकि जो HCl है ये हाईली कंसंट्रेटेड होता है। HCl 1.8 pH स्टमक में प्रोवाइड कराता है और ये पेप्सिन के काम के लिए ऑप्टिमम pH होता है। हर एंजाइम के काम करने के लिए ऑप्टिमम pH चाहिए तो HCl ऑप्टिमम pH प्रोवाइड करता है पेप्सिन के लिए।
रेनिन भी एक प्रोटियोलिटिक यानी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो कि गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है, लेकिन ये इन्फेंट में यानी बच्चों में पाया जाता है। बच्चे दूध पीते, दूध में जो केसिन प्रोटीन होती है उसके डाइजेशन में रेनिन मदद करता है। साथ ही साथ कुछ मात्रा में, स्मॉल अमाउंट में, लाइपेजेस भी गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, लेकिन इन लाइपेजेस का डाइजेशन में कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन में मस्कुलरिस लेयर के द्वारा कई सारे मूवमेंट होते हैं, जिनमें खास तौर से पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है। जब खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट होता है उसके द्वारा जो फूड है ये इंटेस्टाइन के अलग अलग सिक्रीशन के साथ मिक्स हो जाता है, और फिर ये जो सिक्रीशन होते हैं इनमें जो एंजाइम है ये डाइजेशन में मदद करते हैं। अब अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो यहाँ पर तीन तरह के सिक्रीशन, एक है बाइल जूस, दूसरा पेनक्रियाटिक जूस, तीसरा इंटेस्टाइनल जूस। बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस ये दोनों अगर आप देखें तो ये हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा ड्यूडेनम में पहुंचते हैं, और जबकि इंटेस्टाइनल जूस का जो सिक्रीशन है वो क्रिप्टाप लिबर कुहन के द्वारा किया जाता है। अब जो पेनक्रियाटिक जूस है इसमें इनएक्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेजेज, लाइपेजेज एंड न्यूक्लिएजेज। तो यहाँ पर 6 एंजाइम आपको दिए गए, याद रखिएगा, क्योंकि शाम को जब हम क्रैश कोर्स पढ़ेंगे तो शाम को जब हम लाइव सेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसके लिए आपको ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। अब जो ट्रिप्सिनोजन है ये इनएक्टिव एंजाइम है और इसे एक्टिवेट करता है एक एंजाइम एंटेरोकाइनेज जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से सिक्रीट होता है। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से एंटेरोकाइनेज निकलता है जो ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव ट्रिप्सिन में चेंज करता है, और जो ट्रिप्सिन है ये बाकी एंजाइम को एक्टिवेट करता है। यानी ट्रिप्सिन की अगर बात करें तो ट्रिप्सिन एक्टिवेट करता है दूसरे एंजाइम, जो जैसे काइमोट्रिप्सिनोजन की बात करें या आप बात करते हैं प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस के बारे में, उसे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में चेंज करता है। अब बाइल की अगर हम बात करते हैं तो जो बाइल है जिसे ड्यूडेनम में रिलीज किया जाता है इसमें बाइल पिगमेंट, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन पाए जाते हैं। बाइल सॉल्ट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है और फास्फोलिपिड होते हैं, लेकिन कोई एंजाइम नहीं, ये ध्यान रखिएगा कि बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता है। बाइल में एंजाइम नहीं, लेकिन ये डाइजेशन में मदद करता है क्योंकि बाइल इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि जो फैट का बड़ा सा मॉलिक्यूल है या ग्लोब्यूल है उसे छोटे छोटे मिसल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और जो बाइल है ये लाइपेज को एक्टिवेट भी करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, खूब पूछा जाता है। बाइल का काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और जब शाम को लाइव सेशन में क्वेश्चन करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें गॉबलेट सेल पाई जाती हैं जो म्यूकस को सिक्रीट करती हैं। साथ ही जो ब्रश बॉर्डर सेल होती हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी थोड़ी देर पहले, ब्रश बॉर्डर सेल ऑफ म्यूकोसा जो विलाई में होती हैं, और इनके साथ जो ब्रश बॉर्डर सेल का जो सिक्रीशन और गॉबलेट सेल का जो सिक्रीशन है इसे इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस कहा जाता है। अब जो सक्कस एंटेरिकस है इसमें कई सारे एंजाइम पाए जाते हैं जैसे डाइसैकराइडेजेस। डाइसैकराइडेज 3 तरह के होंगे, माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज। डाइपेप्टाइडेजेस होते हैं, लाइपेजेस होते हैं, न्यूक्लियोसाइडेजेस होते हैं, एक्सेट्रा। अब यहाँ पर जो इंटेस्टाइनल जूस में म्यूकस होता है और जो बाई कार्बोनेट होते हैं, जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट होते हैं ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को एसिड से प्रोटेक्ट करते हैं और साथ ही साथ एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो इंटेस्टाइनल या पेनक्रियाटिक जूस के एंजाइम हैं उनको काम करने के लिए 7.8 pH की ज़रूरत होती है। अब जो सब म्यूकोसल ग्लैंड यानी ब्रूनर ग्लैंड हैं ये भी इसमें मदद करती हैं। अब बेटा हमारे खाने में जो प्रोटीन है और कुछ प्रोटीन को पेप्सिन ने कन्वर्ट कर दिया था पेप्टोन और प्रोटियोजेज में, जिन्हें पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन कहा जाता है। ये काइम के रूप में इंटेस्टाइन में पहुंचती हैं और इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद जो पेनक्रियाटिक जूस के इंटेस्टाइनल
पैनक्रियाटिक जूस के जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये प्रोटीन, पेप्टोन और प्रोटियोजेस को डाई पेप्टाइड में चेंज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी प्रोटीन, पेप्टोन और प्रोटियोजेस पर ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज तीनों एंजाइम एक्ट करते हैं और इन्हें डाई पेप्टाइड में चेंज करते हैं। अब काइम में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इन कार्बोहाइड्रेट को पैनक्रियाटिक एमाइलेज चेंज करता है स्टार्च को डाइसैकराइड में। आपने देखा था कि 30% स्टार्च का डाइजेशन माल्टोज में हो गया था बक्कल कैविटी में, और बाकी जो 70% बचा हुआ है उसका डियोडिनम रीजन, ये जो आप पढ़ रहे हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडिनम रीजन में चल रहा है। 70% स्टार्च माल्टोज में चेंज हो जाती है, कहाँ पर, या पैनक्रियाटिक एमाइलेज के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब बात करते हैं फैट के बारे में। तो फैट को लाइपेज तोड़ता है और इन्हें पहले डाइग्लिसराइड में चेंज करता है और फिर मोनोग्लिसराइड में, और इसमें बाइल इमल्सिफिकेशन में मदद करती हैं। तो फैट की अगर बात करें, फैट को लाइपेज पहले डाइग्लिसराइड में और फिर मोनोग्लिसराइड में चेंज करता है। हमारे खाने में जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनके ऊपर न्यूक्लियस एंजाइम एक्ट करते हैं। न्यूक्लियस एंजाइम पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं। तो आप देखिए न्यूक्लियस एंजाइम जो यहाँ पर हैं ये न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में चेंज करते हैं और फिर न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम न्यूक्लियोसाइड में चेंज कर देते हैं। अब ये जो आपको पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम बताए गए, इनके द्वारा बनने वाले जो एंड प्रोडक्ट हैं उनमें सक्कस एंटेरिकस यानी जो इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम है वो एक्ट करते हैं और सिंपल फॉर्म में उन्हें कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखिएगा कि ये जो डाइजेशन चल रहा है ये इंटेस्टाइन में चल रहा है और ये म्यूकोसल एपिथेलियल सेल के सबसे क्लोज है, क्योंकि ल्यूमेन के अंदर डाइजेशन होता है और ल्यूमेन के सबसे नज़दीक जो लेयर होती है एलिमेंट्री कैनाल की वो म्यूकोसा होती है। अब आप देखिए इंटेस्टाइनल जूस में जो डाईपेप्टाइडेजेज हैं ये डाईपेप्टाइड को अमीनो एसिड में चेंज करते हैं और अमीनो एसिड प्रोटीन की सबसे सिंपल फॉर्म है, यानी प्रोटीन का डाइजेशन पूरा हो गया। क्योंकि डाइजेशन की डेफिनेशन आपने पढ़ी कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में चेंज करना, तो अमीनो एसिड सबसे सिंपल फॉर्म है प्रोटीन की। माल्टोज की बात करें तो माल्टोज को माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज और ग्लूकोज में चेंज करता है। लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज करता है। सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज करता है। इसी तरह न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम न्यूक्लियोसाइड में चेंज करता है और न्यूक्लियोसाइड को न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम शुगर और बेस में चेंज करता है। डाई और मोनोग्लिसराइड को लाइपेज एंजाइम फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज होते हैं। तो यानी जितने भी मैक्रोमॉलिक्यूल थे सब अपने सिंपल फॉर्म में चेंज हो चुके हैं। अब ये जितनी भी रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं, जितना भी ब्रेकडाउन, जितना भी डाइजेशन आपने मैक्रोमॉलिक्यूल का पढ़ा, ये सब ड्यूडेनम रीजन में चल रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ड्यूडेनम रीजन में डाइजेशन होने के बाद जो सबसे सिंपल सब्सटेंस बने अमीनो एसिड, मोनोसैकेराइड, शुगर, बेस, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, इनका एब्जॉर्प्शन होता है जेजुनम और इलियम रीजन में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब सब्सटेंसेस होते हैं इन्हें लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती है। लार्ज इंटेस्टाइन के दो मेजर फंक्शन है जो आपको ध्यान रखने, पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल एंड सर्टेन ड्रग, ये काम एक याद रखना है। दूसरा सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, जो म्यूकस है ये वेस्ट पार्टिकल को आपस में चिपकाता है जिससे फिसिस का फॉर्मेशन होता है और साथ ही म्यूकस लुब्रिकेशन का काम करता है ताकि फिसिज आसानी से पास हो सके। अब जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें फिसिस कहा जाता है और फिसिस एंटर करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम पोर्शन में सबसे पहले इलियोसीकल वॉल के द्वारा, और इलियोसीकल वॉल बैक फ्लो को प्रिवेंट करने का काम करती है, यानी इलियोसीकल वॉल के द्वारा इलियम से सीकम की तरफ फूड जाएगा लेकिन सीकम से इलियम की तरफ बैक फ्लो नहीं हो सकता है और इस फिसिस को टेम्पोरेरीली स्टोर किया जाएगा रेक्टम में डेफिकेशन प्रोसेस तक। डेफिकेशन का मतलब रिमूवल ऑफ फिसिस होता है। अब बात करते हैं रेगुलेशन के बारे में। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी जो स्टमक और इंटेस्टाइन की एक्टिविटीज़ हैं वो न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल में होती हैं।
न्यूरल और हार्मोनल सिस्टम इन्हें कंट्रोल करते हैं, दोनों को मिला के न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। जैसे साइट मतलब खाने को देखने से, खाने की खुशबू से और खाने के बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होने की वजह से सलाइवा का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। अगर हम गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सिक्रीशन की बात करें तो ये न्यूरल सिग्नल के द्वारा स्टिमुलेट होते हैं। अगर हम मस्कुलर एक्टिविटीज की बात करते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट रीजन में पाई जाती हैं, तो इन एक्टिविटीज को संतुलित न्यूरल सिस्टम के द्वारा किया जाता है, लोकल और सीएनएस। सीएनएस का मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, लोकल का मतलब जो सब म्यूकोसा में नर्व हैं उनके द्वारा लोकल कंट्रोल होता है। इसी तरह हार्मोनल कंट्रोल की अगर बात की जाए तो हार्मोनल कंट्रोल जो होता है ये डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करने को कंट्रोल करता है और ये लोकल हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। लोकल हार्मोन उन्हें कहते हैं जो जहाँ पे सिक्रीट होते हैं वहीं पे अपना काम करते हैं। तो 4 लोकल हार्मोन आप पढ़ेंगे, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन और जीआईपी, और ये हार्मोन आप पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के सबसे आखिरी चैप्टर यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन में। अब यहाँ पर एक बॉक्स ऐड किया गया एनसीईआरटी में कैलोरीफिक वैल्यू के लिए, तो इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो आपको याद करनी होंगी, ठीक है। बाकी आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ते ही होंगे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपको याद करनी है। एक तो आपको यहाँ पर याद करनी है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। कार्बोहाइड्रेट के लिए ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, प्रोटीन के लिए 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम और फैट के लिए 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम है। यानी फैट के लिए सबसे ज़्यादा है कैलोरीफिक वैल्यू और कार्बोहाइड्रेट के लिए सबसे कम है। दूसरा यहाँ पर आपको याद करना है फिजियोलॉजिकल वैल्यूज। फिजियोलॉजिक वैल्यू कार्बोहाइड्रेट के लिए 4, प्रोटीन के लिए 4 और फैट के लिए 9 होती हैं। तो ये वैल्यू आप जरूर यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब डाइजेशन हमने पढ़ लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा, डाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा। अब डाइजेशन के बाद हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के बारे में। जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है उनका एब्जॉर्प्शन यहाँ पर किस तरीके से होगा, कहाँ पे होगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या, पहले ये जान लीजिए। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि जो डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट हैं यानी अमीनो एसिड हो गए, फैटी एसिड हो गए, ग्लिसरॉल हो गया, मोनोसैकेराइड हो गए, ये एंड प्रोडक्ट इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से के थ्रू ब्लड और लिम्फ के अंदर एंटर कर जाएं। देखिए डाइजेशन ल्यूमेन के अंदर हुआ, ल्यूमेन के सबसे पास म्यूकोसा है और म्यूकोसा को क्रॉस करके जो एंड प्रोडक्ट है वो ब्लड और लिम्फ के अंदर अगर चले जाते हैं, इसी को एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। एब्जॉर्प्शन 3 तरीके से हो सकता है, पैसिव, एक्टिव या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पर याद करने होंगे। जैसे अगर हम ग्लूकोज की बात करें, अमीनो एसिड की बात करें और क्लोराइड आयन की बात करें, तो इनका एब्जॉर्प्शन सिंपल डिफ्यूजन से होता है। सिंपल डिफ्यूजन जब होता है तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के लॉन्ग मूवमेंट होता है और कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होती है। ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि हाई से लो की तरफ यहाँ पर मूवमेंट होगा। अब कुछ सब्सटेंस हैं जैसे ग्लूकोज की बात करें और कुछ अमीनो एसिड हैं, इनका ट्रांसपोर्ट कैरियर प्रोटीन के द्वारा होता है और कैरियर प्रोटीन के द्वारा होगा तो इसे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहा जाएगा। अब अगर हम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की बात करते हैं तो ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पर निर्भर करता है और इसे ऑस्मोसिस कहा जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, यानी लो से हाई की तरफ मूवमेंट होता है और इसलिए यहाँ पर एटीपी के फॉर्म में एनर्जी खर्च होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट किन किन मॉलिक्यूल का होता है वो याद करना है आपको। कुछ अमीनो एसिड हैं, ग्लूकोज का, और जैसे सोडियम आयन का जो एब्जॉर्प्शन है वो एक्टिव मैकेनिज्म के द्वारा होता है। तो ग्लूकोज में तीनों तरीके हैं। देखिए ग्लूकोज का कुछ अमाउंट पैसिव फॉर्म में, कुछ फैसिलिटेटेड फॉर्म में और कुछ एक्टिव फॉर्म में होता है।
इसी तरह अमीनो एसिड के लिए भी तीनों तरीके एनसीईआरटी ने बताए हैं, अलग अलग अमीनो एसिड के लिए अलग अलग तरीके यूज किए जाते हैं। क्लोराइड आयन ध्यान रखिएगा, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा, सोडियम आयन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। अब बेटा हम बात करते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बारे में। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल वाटर इंसॉल्युबल होते हैं, इसलिए इनका सीधे एब्जॉर्प्शन ब्लड के अंदर नहीं हो सकता है। ये ब्लड में सीधे एब्जॉर्ब नहीं होते, तो इनके एब्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म आपको जाननी पड़ेगी। सबसे पहले ये जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं, ये स्मॉल ड्रॉपलेट का फॉर्मेशन करते हैं जिन्हें मिसल कहा जाता है। फैटी एसिड ग्लिसरॉल मिल जाते हैं और मिसल का फॉर्मेशन करते हैं, और जो मिसल है ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर मूव कर जाती हैं। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर जो मिसल हैं, इनके ऊपर प्रोटीन की कोटिंग बन जाती है जिससे काइलोमाइक्रोन कहा जाता है। काइलोमाइक्रोन एक्चुअली क्या है? दीज आर वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल। ये जो फैट के ग्लोब्यूल जिन्हें मिसल कहा जाता है, उनके ऊपर कवरिंग बन जाती है प्रोटीन की, और इस स्ट्रक्चर को काइलोमाइक्रोन कहते हैं। आप ऐसे समझिए कि अंदर फैट है और उसके ऊपर प्रोटीन की कवरिंग आ गई, दैट इज काइलोमाइक्रोन। प्लांट किंगडम में मैंने आपको बताया था एक स्ट्रक्चर पायरिनोइड, जहां पर अंदर प्रोटीन होती है और बाहर स्टार्च होता है। अंदर प्रोटीन थी, बाहर स्टार्च है, यहाँ पर अंदर फैट है और बाहर प्रोटीन है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है। अब इन काइलोमाइक्रोन को लिम्फ वेसल लैक्टियल के अंदर भेज दिया जाता है विलाई में। और अभी आपने विलाई पीछे पढ़ लिया है, लिम्फ वेसल के बारे में भी हमने बात की थी सब म्यूकोसा रीजन में। अब ये जो लिम्फ वेसल है, यहाँ से जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज हैं अल्टीमेटली उन्हें ब्लड में पहुंचा दिया जाता है। अब एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ पे होता है ये आप देख लीजिए। एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ माउथ लिखा लेकिन एक्चुअली बक्कल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए डाइजेशन की तीन साइट है, बक्कल कैविटी, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन एब्जॉर्प्शन की हमारे पास चार साइट है, बक्कल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। एनसीईआरटी ने लिखा जरूर माउथ है, लेकिन हम बक्कल कैविटी ही इसको पढ़ेंगे क्योंकि माउथ टर्म यहाँ पर सही नहीं है। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अगर पूछा जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन आप आंसर करिएगा। और आप देखिए जरा कहां कहां पर किन किन चीजों का एब्जॉर्प्शन होता है। अगर आप बक्कल कैविटी में देखें तो बक्कल कैविटी में जो एब्जॉर्प्शन होता है ये कुछ ड्रग का होता है, सर्टेन ड्रग। स्टमक में आ जाते हैं तो यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ, सिंपल शुगर और एल्कोहल। अब एल्कोहल में बियर, विस्की, वाइन कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। जितनी भी चीजें आपने पढ़ी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड, ये सब एब्जॉर्ब होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, मिनरल का और कुछ ड्रग का। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर कि कहां पर किन चीजों का एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस होते हैं ये फाइनली ब्लड के द्वारा टिश्यू तक पहुंचाए जाते हैं और टिश्यू इन सब्सटेंसेस को अपनी एक्टिविटीज के लिए यूटिलाइज करता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब जो डाइजेस्टिव वेस्ट होते हैं, डाइजेस्टिव वेस्ट में से जब वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो ये सॉलिडिफाइड हो जाते हैं और फिसिस का फॉर्मेशन करते हैं और फिसिस को रेक्टम में स्टोर कर लिया जाता है। अब जो रेक्टम है यहाँ पर एक न्यूरल रिफ्लेक्स की शुरुआत होती है और इससे फिसिस के रिमूवल की डिजायर पैदा होती है, और इस डिजायर के द्वारा जो फिसीज है, इस फिसीज का इगेशन कर दिया जाता है एनल ओपनिंग के द्वारा, जिसे डेफिकेशन कहा जाता है। तो डेफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो डेफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा फिसीज को एनस से बाहर कर दिया जाता है। ये एक वॉलंटरी प्रोसेस है जिसे मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा कैरीड आउट किया जाता है। मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब है कि बहुत तेजी से होने वाले पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। चलिए बेटा अब डिस्कस करते हैं यहाँ पर डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम बात करें तो सबसे जो कॉमन समस्या है, मोस्ट कॉमन एलिमेंट, ये है इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इस पॉइंट पे ज़्यादातर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। इन्फ्लेमेशन हो सकता है बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से। साथ ही साथ हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शन है ये कई तरह के पैरासाइट भी कॉज कर सकते हैं, जैसे टेपवर्म, राउंडवर्म, थ्रेडवर्म, हुकवर्म या पिनवर्म। अब
कुछ डिजीजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे जॉइंटिस के बारे में। जॉइंटिस नाम की बीमारी में लीवर अफेक्ट होता है। स्किन और आई का जो कलर है ये पीला हो जाता है, क्योंकि स्किन और आई में बाइल पिगमेंट, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन डिपॉजिट हो जाते हैं। दूसरी बीमारी है वोमिटिंग, जिसे आप उल्टी के नाम से जानते हैं। वोमिटिंग में क्या होता है कि जो हमारे स्टमक में खाना होता है काइम, ये माउथ के द्वारा बॉडी के बाहर आ जाता है। इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, ओमिट एक रिफ्लेक्स एक्शन है जिसे ओमिट सेंटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ओमिट सेंटर हमारे ब्रेन के मेडुला रीजन में पाया जाता है। ओमिट होने के पहले जो फीलिंग आती है उसे नोजिया कहा जाता है। तो नोजिया प्रेसिडेस ओमिटिंग, प्रेसिड का मतलब होता है पहले होना, नोजिया का मतलब जी मिचलाना। तो जब भी हमें उल्टी होने वाली हो तो उससे पहले हमारा जी मिचलाता है। अगली बीमारी है डायरिया। डायरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखना, एबनॉर्मल फ्रिक्वेंशियल बॉल मूवमेंट। बॉल मूवमेंट का मतलब जो पेरिस्टाल्सिस होती है इसी को बॉल मूवमेंट कहते हैं, और उसकी फ्रीक्वेंसी एबनॉर्मल हो जाती है। एंड इंक्रीज्ड लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज, यानी जो फीकल मैटर होता है उसकी लिक्विडिटी बढ़ जाती है, और इसकी वजह से फूड का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो रिड्यूस हो जाता है डायरिया के केस में। और डायरिया में फीकल डिस्चार्ज की लिक्विडिटी बढ़ने से वाटर का लॉस बॉडी से ज़्यादा होता है। अगली जो बीमारी है दैट इज कॉन्स्टिपेशन, जिसे कब्ज के नाम से जाना जाता है। और ये जो कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन में फिसेज आर रिटेन विद इन द कोलन, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये एनसीईआरटी ने चेंज किया है। आपकी एनसीईआरटी 1 साल से पुरानी, तो उसमें रेक्टम लिखा होगा जबकि कोलन यहाँ पर है। और इसका रीजन है बॉल मूवमेंट अकर इरेगुलरली, यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इरेगुलर होते हैं। यहाँ देखिए एबनॉर्मल मूवमेंट हो जाता है बॉल का और यहाँ इरेगुलर हो जाता है, ये वर्ड खास है। डायरिया में एबनॉर्मल और कॉन्स्टिपेशन में इरेगुलर बॉल मूवमेंट। अगला है इनडाइजेशन, जिसे अपच कहा जाता है। इनडाइजेशन में फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है, जिससे फीलिंग ऑफ फुलनेस, ऐसा लगता है कि पेट भरा भरा है। कॉजेज हो सकते हैं इनएडिकेट एंजाइम सिक्रीशन, यानी एंजाइम सही मात्रा में सिक्रीट ना होना। एंजाइटी मतलब अनिच्छा, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाना खा लेना, या स्पाइसी फूड खाने की वजह से ये होता है। इसको आप याद कर सकते हैं सोफिया नाम के कोड के द्वारा। सोफिया रीजन आप हो सकता है यहाँ पर, सोफिया एस फॉर स्पाइसी फूड, ओ फॉर ओवर ईटिंग, एफ फॉर द फूड पॉइजनिंग, आई फॉर द इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, ए फॉर द एंजाइटी। अब यहाँ पर एक टॉपिक बेटा और दिया गया आपको, दैट इज पेम। पेम इज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। पहले तो फुल फॉर्म याद करिएगा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को पेम कहा जाता है। और ये जो पेम है इसमें दो चीज़ों की कमी होती है, प्रोटीन की और टोटल फूड कैलोरी, या आप इसी को एनर्जी कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। ये जो अंडर डेवलप बहुत अल्प विकसित देश है उनमें खास तौर से देखा जाता है, जैसे साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, साउथ अमेरिका की बात करें, और वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसे कुपोषण आप सिंपली कहते हैं, वहां पर देखने को मिलता है। पेम पॉपुलेशन के एक बड़े हिस्से को अफेक्ट करता है ड्यूरिंग ड्रॉट, जब सूखा पड़ जाता है किसी देश में, फेमाइन किसी तबाही की वजह से, या पॉलिटिकल टर्मोइल राजनीतिक अस्थिरता की वजह से। ऐसा हो चुका है बांग्लादेश में ड्यूरिंग लिबरेशन वॉर। लिबरेशन वॉर को बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ और इसके लिए मुक्ति संग्राम चलाया गया बांग्लादेश के द्वारा, और उस दौरान बांग्लादेश में एक बड़ा हिस्सा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का शिकार हुआ। और इथोपिया की बात करें तो वहां पर सीवियर ड्रॉट आया मिड 80s में, और इस सीवियर ड्रॉट की वजह से वहां पर लाखों लोग भूखमरी के कुपोषण के शिकार हो गए। अब जो पेम है ये अफेक्ट करता है इन्फेंट और चिल्ड्रन को टू प्रोड्यूस मेरेस्मस एंड क्वासियोरकर। तो पेम के दो केस आपको पढ़ने हैं यहाँ पर, मेरेस्मस एंड क्वासियोरकर। देखिए मेरेस्मस की अगर बात करें तो मेरेस्मस का जो रीजन है वो डेफिशिएंसी प्रोटीन एंड कैलोरी, मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी एक साथ होती है। और मेरेस्मस जो होता है वो 1 साल से कम उम्र के बच्चों में होता है। 1 साल से कम उम्र का बच्चा अगर है तो उसमें मेरेस्मस होगा, ये जरूर अच्छी तरीके से याद रखिएगा। दूसरी बात, कब होता बच्चे में, इफ मदर्स मिल्क इज रिप्लेस टू अर्ली बाय अदर फूड विच आर पुअर इन बोथ प्रोटीन एंड कैलोरिक वैल्यू, यानी बच्चा जो माँ का दूध पी रहा था उसके दूध को हटा के उसको खाना दिया गया और खाने में प्रोटीन और कैलोरी की कमी है। और ऐसा तब होता है जब माँ
दूसरी बार प्रेग्नेंट हो जाती है, दूसरे बच्चे का जन्म हो जाता है, जबकि पहले वाला बच्चा अभी काफी छोटा है, मतलब 1 साल से कम ही है, और माँ फिर से प्रेग्नेंट हो गई, उस केस में ऐसा देखने को मिलता है। अब मेरेस्मस में बच्चे में क्या क्या दिक्कतें होती हैं? प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से बच्चे में जो ग्रोथ है ये इम्पेयर यानी गड़बड़ हो जाती है, और इसकी वजह से जो टिश्यू में प्रोटीन होती है उसको रिप्लेस किया जाने लगता है, यानी उस प्रोटीन का यूज किया जाने लगता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। एक्सट्रीम इमेशिएशन, बच्चा बहुत दुबला हो जाता है, साथ ही उसके थिनिंग ऑफ लिम्ब यानी उसके हाथ पैर बहुत पतले हो जाते हैं, स्किन उसकी ड्राई हो जाती है, पतली हो जाती है और रिंकल झुर्रीदार, मतलब बच्चा भी 1 साल से कम उम्र का है और उसकी जो स्किन है ना वो रिंकल झुर्रीदार हो जाती है बूढ़े लोगों की तरह। जो बच्चे की ग्रोथ और बॉडी वेट है ये भी काफ़ी कम हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। साथ ही जो ब्रेन और मेंटल फैकल्टीज हैं इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी बच्चे की मानसिक शारीरिक हर तरह का जो विकास होता है वो गड़बड़ हो जाता है। अब बात करते हैं क्वासियोरकर के बारे में। क्वासियोरकर में यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है लेकिन कैलोरी की डिफिशियंसी नहीं होती है। मेरेस्मस में प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी है, लेकिन क्वासियोरकर में केवल प्रोटीन की कमी होती है। और इसका रीजन आप देखिए, इसका रीजन है कि जो बच्चा है उसमें उसकी जो माँ है, बच्चा माँ का दूध पी रहा था लेकिन माँ का दूध पीना जब उसने बंद किया तो उसको ऐसा खाना दिया गया जिसमें कैलोरी ज़्यादा है लेकिन प्रोटीन कम है डाइट में, और ये बीमारी 1 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों में होती है। ये चीज़ आप जरूर ध्यान दीजिएगा। मेरेस्मस इन्फेंट में होता है 1 साल से कम उम्र के बच्चों में, और क्वासियोरकर चाइल्ड में होता है 1 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों में। अब दोनों में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। मेरेस्मस की तरह क्वासियोरकर में अगर हम बात करें तो वेस्टिंग ऑफ मसल यानी मसल खराब होने लगती हैं, हाथ पैर दुबले पतले हो जाते हैं, जो ब्रेन डेवलपमेंट है यानी जो मेंटल डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता है। लेकिन मेरेस्मस के अपोजिट अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर कुछ फैट प्रेजेंट होती है स्किन के नीचे, और इसलिए यहाँ पर इडिमा और बॉडी में स्वेलिंग भी आ सकती है। इडिमा का मतलब ही होता है स्वेलिंग ऑफ द बॉडी पार्ट। अब समरी की अगर हम बात करते हैं तो समरी में कोई बहुत खास बात अगर हो तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। वैसे इस समरी में जो भी कुछ लिखा है वो सब हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट आपके लिए नया है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपल शुगर एल्कोहल एंड मेडिसिन आल्सो टेक प्लेस इन स्टमक, यानी ये जो मेडिसिन टर्म है ये आपके लिए नया है। तो देखिए मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन 3 जगह एनसीईआरटी ने लिखा है, बक्कल कैविटी में, स्टमक में और लार्ज इंटेस्टाइन में। क्लियर। फिर देखिए यहाँ पर अगर कोई समरी में इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं, इनको भी जरा देख लीजिए आप। जैसे गैस्ट्रिक जूस कंटेन आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, तो गैस्ट्रिक जूस की अगर बात करें तो गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो इसमें पेप्सिन होता है, लाइपेज होता है और रेनिन होता है। जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये आपने पढ़ा है पेनक्रियाटिक जूस में। बी आपको दिया गया सक्कस एंटेरिकस इज द नेम गिवन टू, सक्कस एंटेरिकस इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा नाम है। मैच द कॉलम की अगर बात करें तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बाइल में पाए जाते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च एमाइलेज करता है। फैट का जो डाइजेशन हो लाइपेज करता है, और सिलाइवरी ग्लैंड का एग्जाम्पल यहाँ पर पैरोटिड हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल कुछ एक्सरसाइज में जो पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए, और बाकी ये थ्योरी मैंने आपको बता दी यहाँ पर। बेटा इस थ्योरी को पढ़ते समय हमने डिस्कस किया है एनसीईआरटी को, हम टू द एनसीईआरटी रहे हैं। 1-2 पॉइंट भले मैंने आपको अलग से बताएं लेकिन मेनली हमने एनसीईआरटी को डिस्कस किया, क्योंकि 80% सिलेबस आपका एनसीईआरटी से कवर हो जाता है। 10 से 15% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी के बियॉन्ड पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे क्लासरूम बायोलॉजी वीडियो लेक्चर को कर लेते हैं तो वो सारे पॉइंट भी आपके कवर हो जाएंगे। तो इस समय इनकी जो देखिए जो स्ट्रीमिंग हम कर रहे हैं बायोलॉजी क्लासरूम वीडियो लेक्चर की, इनकी एक्चुअल कॉस्ट तो 25,000 है, लेकिन इस समय नीट 2020 के लिए अगले 2 महीने के लिए आपको ये केवल 3,000 रुपये में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 3,000 रुपये में सभी 38 चैप्टर्स को 10 यूनिट को आप आसानी से कवर कर सकते हो, हर एक टॉपिक को। और यहाँ तो हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ ये मान के चलिए, लेकिन हम हर एक लाइन टच कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन एनसीईआरटी के बियॉन्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप
जो हमारे क्लासरूम वीडियो लेक्चर उनके द्वारा कवर कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर यूनिट में दिक्कत तो 500 रुपये में आप ले सकते हो, जैसे ह्यूमन फिजियो है, 7 चैप्टर केवल 500 रुपये में आप परचेस कर सकते हो और उनका बेनिफिट अपने नीट के लिए उठा सकते हो। और जितनी जल्दी आप करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है। 2 महीने में आपको सब कुछ कवर करना है, तो जितनी जल्दी आप इसको करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। तो बेटा शाम को 5 बजे हम फिर मिलेंगे और इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। करीब 75 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा शाम को 1 घंटे के अंदर। तो शाम को 5 बजे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।